नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनसंचार माध्यम और लेखन का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि संचार क्या है, संचार के तत्व क्या हैं, संचार के प्रकार और संचार के कार्य। संचार के प्रकार में सबसे जो आखिरी प्रकार था वो था जनसंचार। अब आते हैं जनसंचार पर। ये जनसंचार क्या है? जब व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद न करके किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम किया जाता है तो उसे कहा जाता है जनसंचार। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है, यदि वो अधिक उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के ज़रिए उनकी हज़ारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जा सकती हैं। तो बच्चों, संचार और जनसंचार, इसमें आप अंतर भी समझ गए होंगे कि संचार क्या है। जब दो या दो से अधिक प्राणी अपने विचार या किसी सूचना देते हैं, अपने विचार रखते हैं या अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने आदान प्रदान करते हैं, वो संचार है। लेकिन जनसंचार, इसके लिए हमें बात वही है, इसके लिए हमें माध्यम बदलना पड़ता है। किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा ही जनसंचार किया जा सकता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं मास कम्युनिकेशन, यानी कि एक मास रूप में, एक समूह के रूप में, बहुत सारे लोगों के रूप में जब हमें कोई भेजना पड़ता है अपनी सूचना, तो उसे कहा जाता है जनसंचार। अब हम पढ़ते हैं जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार की विशेषताएं क्या होती हैं? जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। फीडबैक यानी कि जो संदेश भेजा गया है उसका जो क्रिया या प्रतिक्रिया क्या हुई, ये हमें उसी समय पता नहीं चलती। संचार में हमें उसी समय पता चल जाती है कि इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन जनसंचार में ये प्रतिक्रिया हमें तुरंत प्राप्त नहीं होती। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। सार्वजनिक मतलब कि ये किसी की प्राइवेट नहीं होती, किसी की औपचारिक, अपने आप एक दो व्यक्तियों के बीच में जो बात है किसी की प्राइवेट नहीं होती, ये सार्वजनिक होती है। अर्थात सभी को ही ये सूचना इकट्ठी दी जाती है। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी आवश्यकता पड़ती है। कैसे? औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल हो जाता है। कैसे? जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है, तो इस तरह से इसके लिए किसी न किसी संगठन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही नहीं हो जाता। अब जैसे इसकी क्योंकि इसकी प्रकृति सार्वजनिक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्व्यक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं, ना कि किसी एक या दो व्यक्तियों के लिए। इसकी अगली विशेषता है, इसमें ढेर सारे द्वारपाल कहते हैं गेट कीपर काम करते हैं। द्वारपाल का मतलब ये नहीं कि जो गेट पे खड़े होते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो जनसंचार माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। इसमें द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये कौन होती हैं? जैसे एक अखबार को अगर छापना है तो उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए,
एक टीम होती है पूरी, पत्रकार सारी समाचार इकट्ठे करता है घूम घूम कर। बहुत सारे अलग अलग कॉलम के अलग अलग पत्रकार होते हैं, छापने वाले अलग होते हैं, मशीनों को चलाने वाले अलग होते हैं, उसके एडिटिंग करने वाले संपादक अलग होते हैं। तो पूरा एक टीम, पूरी एक संगठन काम करता है। इसे कहा जाता है द्वारपाल। जनसंचार माध्यम में द्वारपाल की भूमिका इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि वे सार्वजनिक हित के लिए पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण या उनके प्रकाशन की इजाज़त मिले। अब आगे आते हैं जनसंचार के कार्य। जनसंचार, जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं, उसी तरह से जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पहला है जनसंचार का कार्य सूचना देना, आगे है शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श करना। तो सबसे पहले जो जनसंचार का मुख्य कार्य है सूचना देना। जनसंचार का ये प्रमुख कार्य है सूचना देना। हमें उनके ज़रिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं और हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के ज़रिए ही पूरा होता है। सूचनाओं के माध्यम से ही पूरा होते हैं। सूचनाएं दी जाती हैं तभी हमें किसी बात का पता चलता है। आगे है इसका दूसरा कार्य शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। बहुत बड़ी भूमिका है इनकी जनता को शिक्षित करने की। यहाँ शिक्षित करने से आशय ये नहीं है कि किताबें पढ़ाना है। शिक्षित करने से आशय है उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना, उन्हें सजग करना, किसी भी समस्या के प्रति उन्हें सजग करना। तो ये होता है शिक्षित करना। जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है तो सारी जनता को, सारी दुनिया को, देश दुनिया को, डॉक्टर लोग हैं या अन्य जो भी व्यक्ति हैं और जो मीडिया के भी लोग हैं, वो समय समय पर शिक्षित करते रहते हैं सूचना देकर कि आपको ये बीमारी है तो उसके लिए कैसे प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या नहीं करने हैं। इसका अगला कार्य है मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन का भी प्रमुख साधन है। ये तो आप सब जानते हैं कि जनसंचार अगर हो ना तो व्यक्ति वैसे ही बोर हो जाएगा और आजकल का बच्चा तो वैसे ही बोर हो जाएगा। तो जनसंचार का प्रमुख कार्य जो है वो है मनोरंजन करना। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो, किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन है। और आजकल तो सबसे बड़ा साधन बना हुआ है इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए बच्चे अपने आप को 24 के 24 घंटे व्यस्त रख सकते हैं और बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। वो इस प्रकार से अपना मनोरंजन उसके माध्यम से कर सकते हैं। जनसंचार का अगला कार्य है एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाती हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अपनी प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं। ये आप भी जानते हैं कि एक एजेंडा तय कैसे किया जाता है। जब कोई मुद्दा बहुत ज़्यादा कोई घटना जो है चर्चा का विषय बन जाती है तो वो लोग क्या करते हैं कि समाज पर इसकी फेवर में या इसकी विरोध में कोई भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, वे बाध्य करते हैं, बार बार वोटिंग करवाते हैं। अगला है निगरानी करना।
किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या कोई संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बरती जाती है कि कोई गलत काम करते हैं या कोई फर्जी काम करते हैं, तो लोगों के सामने लाने की वो गलत काम लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यम पर होती है। और ये भी आपको पता है कि कई बार ये लोग छुपे हुए कैमरा से भी रिकॉर्डिंग करके लोगों के सामने उनका कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं, जो कि गलत काम किए जाते हैं। इसके बाद इनका अगला काम है विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों की अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके ज़रिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं, जैसे कि किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह से जन संचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में काम करते हैं। आप यहाँ ये देखिए कि जब बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं तो जनसंचार माध्यम क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, उसके लिए तर्क वितर्क करने के लिए, डिबेट करने के लिए लोगों को एक ही मंच पर बुलाते हैं और उनसे उनकी राय पूछी जाती है। अब आता है भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास बहुत पुराना है। इसके बीज पौराणिक काल के पात्रों से ही मिल जाती हैं। देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार पत्र वाचक माना जाता है, जो वीणा की मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच में संवाद सेतु थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने के लिए और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह से संजय की परिकल्पना की गई है, वह एक अत्यंत समृद्ध समाचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान रूपों में कई रूप प्रमुखता से प्रचलित हैं और भी है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राट के शासनकाल में भी स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेखों और सामयिक तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही का प्रयोग किया जाता था और बाद में इस व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया। भीमबेटका के गुफा चित्र भी इसका एक दूसरा प्रमाण है। यह समानांतर व्यवस्था के बाद कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई देता है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित नाट्य रूप परंपरागत जो थे, आज जो जनसंचार के माध्यम हैं, परंपरागत और आधुनिक दो प्रकार के हैं। अब जो परंपरागत हैं, उन परंपरागत में कैसे आया करते थे वो कथावाचन है, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावणी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान आदि इसके विशेष महत्वपूर्ण ये हैं। इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, इसके साथ साथ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने में भी जनमत निर्माण का कार्य करते थे। लेकिन जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम हैं और जो आज हम प्रयोग करते हैं वे निश्चित ही हमें अंग्रेजों से मिले हैं। चाहे समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो या इंटरनेट हो, सभी माध्यम पश्चिम से ही आए। हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। फिल्में हो या टीवी सीरियल
एक समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगते हैं। इसलिए आज के जन समाचार माध्यमों का खाका भले ही पश्चिमी हो, लेकिन उनकी विषय वस्तु और उनका रंग रूप भारतीय ही है। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान रूपों में प्रचलित हैं समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब है समाचार पत्र पत्रिकाएं। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया होता है। आज भले ही प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को किसी पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट मीडिया को ही पत्रकारिता कहा जाता था। प्रिंट माध्यमों के जरिए ही खबरों का आदान प्रदान किया जाता था और इन्हीं को ही महत्व दिया जाता था। इसके 3 सोपान रखे गए हैं। इस पत्रकारिता के 3 सोपान हैं। पहला सोपान क्या है? समाचारों को, किसका सोपान? प्रिंट मीडिया का। समाचारों को संकलित करना, उन्हें संपादित करके उन्हें छापने के लायक बनाना, और तीसरा है पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। ये तीनों काम परस्पर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता के अंतर्गत पहले 2 कामों को शामिल किया जाता है। जहां बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाताओं का होता है, वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित करके तरीके से छापना, सुरुचिपूर्ण ढंग से उस पर कार्य करना केवल संपादक का काम होता है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। खबर का संबंध किसी 1 या 2 विषयों से नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने या कोई भी घटना समाचार बन सकती है, बशर्ते कि उसमें पाठकों की दिलचस्पी हो या उसमें सार्वजनिक हित निहित हो। भारत में अखबारी पत्रकारिता का आरंभ ये कब हुआ? भारत में पत्रिका की शुरुआत, अखबारी पत्रिका की जो शुरुआत थी 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई थी, जो कोलकाता से निकला था। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से ही 1826 ईस्वी में निकाला गया था और ये पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें महत्वपूर्ण पत्रकार थे गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त आदि। इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों में केसरी हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, आज और विशाल भारत आदि प्रमुख हैं। ये थे स्वतंत्रता से पहले के अखबार। स्वतंत्र भारत के यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत के प्रमुख समाचार पत्र रहे वे कौन कौन से हैं? नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला इत्यादि। और इन पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे और आउटलुक आदि का नाम लिया जाता है। आज़ादी के बाद के हिंदी प्रमुख पत्रकारों में, हिंदी के जो प्रमुख पत्रकार रहे जो बाद में हुए, उनमें धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, मनोज श्याम जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप आदि का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो बच्चों, ये था आज इतना ही। ये था जनसंचार माध्यम। जनसंचार किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, जनसंचार माध्यम के कार्य क्या हैं और जनसंचार के जो प्रमुख माध्यम हैं उनका
विकास कैसे हुआ, यानी मुख्य रूप से समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रिंट मीडिया का विकास कैसे हुआ। आज इतना ही, और इसका अगला भाग हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।